आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। साथियों, वीडियो होने वाला है काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो में करने वाले हम लोग बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर वस्तुनिष्ठ अध्ययन, और यह अध्ययन हम लोग आज प्रारंभ करें उससे पूर्व अगर आप चैनल पर नए हैं अथवा वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे पाठचर्या को, और पाठचर्या में देखेंगे हम लोग आज का पहला प्रश्न। सूरदास के विषय में कौन सा कथन गलत है? तो इसमें आपको बताना है कि सूरदास के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। तो सूरदास को सभी विद्वान जन्मांध मानते थे। यह कथन ऑप्शन ए इसका जो है यह इसमें सही नहीं है, क्योंकि कुछ आलोचक जैसे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें पूर्णतः जन्मांध नहीं स्वीकार किया है। बाकी सूरदास श्रीनाथ मंदिर और वृंदावन में कीर्तन करते थे, यह कथन सही है। सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे, यह भी सही है। और प्रभु हूँ सब पतितन को राजा, पर निंदा मुख पूरी रहे जग, यह निशान नित बाजा, यह पंक्तियां भी सूरदास की ही पंक्तियां हैं। तो इसमें ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और प्रश्न अगला है कि केशवदास का अलंकार पर आधारित ग्रंथ है। तो आप जानते हैं केशवदास का अलंकार आधारित ग्रंथ इसमें हो जाएगा कवि प्रिया। हालांकि विज्ञान गीता, रसिक प्रिया और रतन बावनी तीनों रचनाएं केशवदास की ही हैं, लेकिन अलंकार पर आधारित इसमें कवि प्रिया होगा। डी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सतसैया के दोहरे ज्यो नाविक के तीर, अदेखन में छोटन लगे घाव करें गंभीर, किसके दोहों के लिए कहा गया है? तो यह दोहा बिहारी के सतसई को ध्यान में रख करके कहा गया है, और जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। 719 दोहों की एक सतसई लिखी है रीत सिद्ध कवि बिहारी ने, और उसी को ध्यान में रख करके यह दोहा कहा गया है। और इनके द्वारा लिखी गई जो बिहारी सतसई है वह परिनिष्ठित साहित्यिक ब्रज भाषा की सतसई है। और बिहारी की सतसई के संदर्भ में जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन महोदय ने तो इतना कह दिया कि यूरोप में बिहारी सतसई के समक्ष कोई रचना ही नहीं है। आइए बढ़ते हैं साथियों आगे, और अगला प्रश्न है कि श्रृंगार लतिका के रचयिता कौन है? श्रृंगार लतिका लिखने वाले हैं द्विजदेव महोदय। ए विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है वृंद सतसई की विषय वस्तु क्या है? तो लगभग 700 दोहों की एक सतसई नीति परक रचना के रूप में वृंद महोदय ने की थी। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी राइट आंसर, नीति। अगला प्रश्न, सगुण अलंकार सहित दोष रहित जो होय, शब्द अकृत ताको कवित कहत विबुध सब कोय। काव्य विषय की यह परिभाषा इसमें से किस आचार्य कवि की है? तो जवाब हो जाएगा आपका, यह पंक्तियां चिंतामणि की हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। जबकि इसी लक्ष्य पर आधारित केशवदास ने भी कहा था कि कोमल शब्द निमंत सुब्रत, अलंकार मोहनचित, काव्य सुपद्धति शोभा महे, इनके बहुपास कवि गहे। अगला प्रश्न है कि भारतेंदुकालीन पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित विषय वस्तु से संबंधित कौन सा कथन गलत है? तो इसमें जवाब हो जाएगा आपका सामाजिक अंधविश्वासों, रूढ़ियों आदि पर व्यंग परक रचनाएं की गई, सही विकल्प है। राष्ट्रीय चेतना से संबंधित रचनाएं, यह भी सही है।
जीवन में मार्मिक भाव व्यंजक चित्र प्रस्तुत करने वाली छोटी छोटी कलात्मक कहानियां, यह कथन इसका सही नहीं है। बाकी जन जागरण और सामाजिक सुधार से संबंधित रचनाएं, यह भी विकल्प इसका राइट आंसर है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता रही है। जानते हैं आप कि समस्या पूर्ति से संबंधित रचनाएं भारतेंदु काल में हुई। भारतेंदु काल की यह एक बड़ी ही लोकप्रिय काव्य पद्धति थी। इसमें कवियों की प्रतिभा को देखने के लिए या उनके रचना कौशल को परखने के लिए एक पंक्ति आपको दे दी जाती थी और उस अधूरी पंक्ति को पर या उस विषय पर आपको पूरा करना होता था। तो जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतेंदु युग। अगला प्रश्न, गोल्ड स्मिथ की कृति ट्रैवलर का अनुवाद किसने किया। तो गोल्ड स्मिथ की कृति ट्रैवलर का अनुवाद करने वाले हैं श्रीधर पाठक। सी विकल्प इसका राइट आंसर है। उन्होंने गोल्ड स्मिथ की कृति हर्मिट का एकांतवासी योगी के नाम से और डेजर्टेड विलेज का उजड़ ग्राम नाम से अनुवाद किया था और श्रीधर पाठक को स्वच्छंदतावादी कवि कहा जाता है। यह स्वच्छंदतावाद के जनक के रूप में प्रथम कवि हैं। अगला प्रश्न है कि भारत भारती का प्रकाशन कब हुआ। तो भारत भारती काव्य का प्रकाशन वर्ष है 1912 ईस्वी। सी विकल्प इसका राइट आंसर है। और इसी रचना पर प्रसन्न होकर के महात्मा गांधी जी ने मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि की उपाधि दे दी थी और भारत भारती राष्ट्र कवि की उपाधि प्राप्त किए थे गांधी जी द्वारा अपनी भारत भारती रचना के लिए मैथिली शरण गुप्त जी। अगला प्रश्न है कि राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। यह किस कवि ने कहा है। तो राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। यह कथन मैथिली शरण गुप्त जी का है। अगला प्रश्न है कि द्विवेदी युग का वह साहित्यकार जिन्हें कविता कामिनी कांत, भारतेंदु प्रगेंदु, साहित्य सुधाकर उपाधियों से विभूषित किया गया। तो जवाब हो जाएगा इसका नाथुराम शर्मा शंकर जी को। ए विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा कवि द्विवेदी युग का है। तो इसमें बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन और राधा कृष्णदास, यह दोनों लोग तो भारतेंदुकालीन कवि हैं। और इसमें जसवंत सिंह जो हैं यह रीतिकाल के कवि हैं। तो गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी जो हैं यह द्विवेदी युग के कवि हैं। 1883 से 1972 ईस्वी इनका समय काल रहा है। डी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इनमें छायावाद की विशेषताओं से संबंधित कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो इसमें आत्म अनुभूत की अभिव्यक्ति, यह विकल्प सही है। कल्पना की अतिशयता, यह भी सही है। सूक्ष्म के प्रति स्थूल का विद्रोह, यह भी सही है। लेकिन सौंदर्य के प्रति अत्यधिक आकर्षण, यह विकल्प इसका छाया युग के विशेषताओं से मैच नहीं कर रहा है। डी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हिंसा नल में शांत नहीं होता हिंसा नल, उपयुक्त ध्येय वाक्य का संबंध किस काव्य रचना से है। तो यह वाक्य जो है आपका उन्मुक्त से अवतरित है और उन्मुक्त के रचनाकार हैं आपके सिया राम शरण गुप्त जी। जबकि कुरुक्षेत्र आपका रामधारी सिंह दिनकर का है। अगला प्रश्न
सुमित्रानंदन पंत की निम्नलिखित में से किस रचना पर महर्षि अरविंद का प्रभाव देखने को मिला? तो सुमित्रानंदन पंत जी की कृति है आपकी स्वर्ण किरण। इसमें महर्षि अरविंद के प्रभाव को आप देख सकते हैं। सी विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का विरोध किसने किया था? तो आधुनिक युग की मीरा कही जाने वाली महादेवी वर्मा जी ने इसे केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर के इसका विरोध किया। बी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि प्रगतिवाद के संदर्भ में इनमें से एक कथन सही नहीं है। तो प्रगतिवाद जनजीवन के साथ प्रकृति और कल्पना लोक में सौंदर्य खोजता है। यह कथन आपका जो है प्रगतिवाद के संदर्भ में सही नहीं है। बाकी प्रगतिवाद ने पहली बार साहित्यिक चेतना को यथार्थवाद की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा दी। यह कथन सही है। प्रगतिवाद की मूल प्रेरणा मार्क्सवाद से विकसित हुई थी। यह भी कथन सही है। और प्रगतिवाद सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति को ही रचना का उद्देश्य मानता है। यह भी कथन सही है। तो इसमें ए विकल्प राइट आंसर हो जाएगा कि प्रगतिवाद जनजीवन के साथ प्रकृति और कल्पना लोक में सौंदर्य खोजता है। अगला प्रश्न है कि जमीन पक रही है काव्य संकलन के रचनाकार हैं। जमीन पक रही है यह काव्य संकलन केदारनाथ सिंह जी का है। सी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी कुंवर नारायण जी की रचना है? तो इसमें कुंवर नारायण जी की रचना आपकी हो जाएगी मेरे साक्षात्कार। बी विकल्प इसका राइट आंसर है। जबकि बात की बात शिव मंगल सिंह सुमन की कविता है। अगला प्रश्न है नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति है। तो इसमें नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति अगर देखा जाए तो बौद्धिकता का प्राधान्य है, यथार्थवाद का अति आग्रह है, कुंठा और निराशा संदेह की अभिव्यक्ति है। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। उपर्युक्त सभी नई कविता का आरंभ जगदीश चंद्र गुप्त द्वारा होता है, उनकी पत्रिका नई कविता से। और नई कविता नाम अगर देने का श्रेय है तो वह है अज्ञेय जी को। अगला प्रश्न है कि अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में प्रसिद्ध अनुवाद किसने किया? तो अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद करने वाले हैं आपके राजा लक्ष्मण सिंह। डी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कलि कौतुक रूपक के रचयिता कौन है? तो कलि कौतुक रूपक के रचयिता प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। बी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। यह प्रयाण गीत कहां से लिया गया है? तो जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त से। सी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पहला अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास कौन सा माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास अगर देखा जाए तो वह लाला निवास दास द्वारा लिखा गया परीक्षा गुरु है। डी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मनोहर श्याम जोशी की रचना नहीं है। तो मनोहर श्याम जोशी की रचना नहीं है जो पूछा जा रहा है, तो इसमें हो जाएगा सोना माटी। ऑप्शन सी, क्योंकि सोना माटी विवेकी राय का उपन्यास है जो 1983 ईस्वी में लिखा गया है। और इस उपन्यास में गाजीपुर और बलिया के बीच करैल क्षेत्र के जनजीवन का चित्रण किया गया है।
बाकी उपन्यास हरिया, हरक्यूलीज की हैरानी, कश्यप और कौन हूं मैं, यह मनोहर श्याम जोशी की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है कि बाण भट्ट की आत्मकथा सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो बाण भट्ट की आत्मकथा सर्वप्रथम प्रकाशित हुई थी विशाल भारत पत्रिका में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि इनमें जीवनी परक उपन्यास नहीं है। तो इसमें जीवनी परक उपन्यास कौन सा नहीं है? तो भगवती चरण वर्मा का लिखा गया भूले बिसरे चित्र जो है, यह जीवनी परक उपन्यास नहीं है, बल्कि एक मध्यम वर्गीय परिवार के 4 पीढ़ियों की कहानियों का चित्रण इसमें किया गया है और इसका रचना काल है 1959 ईस्वी में यह प्रकाशित हुआ था। और जबकि खंजन नयन आपका 1981 ईस्वी में लिखा गया सूरदास के जीवन पर आधारित उपन्यास है, जबकि मानस का हंस तुलसीदास के जीवन पर आधारित 1972 ईस्वी की कृति है। और पहला गिरमिटिया गांधी जी के जीवन पर आधारित गिरिराज किशोर द्वारा लिखा गया है और 1999 ईस्वी का प्रकाशन काल है। खंजन नयन और मानस के हंस के रचनाकार आपके हैं अमृतलाल नागर जी। अगला प्रश्न है कि किस भाषा में उपन्यास को कादंबरी कहते हैं? तो आप जानते हैं कि कादंबरी कहा जाता है मराठी भाषा में। डी विकल्प इसका राइट आंसर है। जबकि आपका गुजराती में नवलकथा यही कहा जाता है और बांग्ला में नावल कहते हैं। और अंग्रेजी में भी नावल कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में मृणाल की आत्मपीड़ा का चित्रण हुआ है? तो आप जानते हैं कि जैनेन्द्र द्वारा लिखा गया प्रसिद्ध उपन्यास त्यागपत्र जो है, इसमें मृणाल की भाग्यहीना युवती की आत्मपीड़ा का चित्रण हुआ है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। और यह उपन्यास 1937 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में दलित जीवन पर आधारित कहानी कौन सी है? तो इसमें दी गई जो कहानियां हैं यह मुंशी प्रेमचंद्र की कहानियां हैं, जिसमें ठाकुर का कुआं कहानी जो है यह दलित जीवन पर आधारित कहानी है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिव शंभु का चिट्ठा कौन लिखते थे? तो शिव शंभु का चिट्ठा लिखा है बाल मुकुंद गुप्त जी ने। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। उन्होंने तत्कालीन गवर्नर जो थे लॉर्ड कर्जन महोदय, उनको संबोधित करके एक निबंध श्रृंखला चलाई और इसमें उन्होंने भारत मित्र पत्र में प्रकाशित किया। अगला प्रश्न, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं निबंध के लेखक कौन हैं? प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं निबंध का लेखन कार्य किया है रामविलास शर्मा जी ने। रामविलास शर्मा के अन्य अगर निबंधों की बात की जाए तो प्रगति और परंपरा, साहित्य और संस्कृति, विराम चिन्ह, परंपरा का मूल्य, भाषा साहित्य और संस्कृति, लोक जीवन और साहित्य, भाषा युग बोध और कविता आदि प्रमुख इनके निबंध हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन भ्रमरानंद उपनाम से लिखा करते थे? तो भ्रमरानंद उपनाम से लिखने वाले इसमें हैं विद्यानिवास मिश्र जी। ए विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हिंदी कहानी संदर्भ और प्रकृति आलोचना पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिंदी कहानी सौंदर्य और प्रकृति आलोचना पुस्तक के लेखक आपके हो जाएंगे देवी शंकर अवस्थी। ए विकल्प इसका राइट आंसर है।
अगला प्रश्न है कि यशपाल की आत्मकथा इसमें से कौन सी है? तो यशपाल द्वारा लिखी गई आत्मकथा 3 खंडों में प्रकाशित हुई थी। सिंहावलोकन ऑप्शन 20 का राइट आंसर है, जिसमें पहला खंड 1951 ईस्वी में और दूसरा 52 में, जबकि तीसरा 55 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और मेरा जीवन प्रवाह वियोगी हरि की रचना है, जबकि मेरी जीवन यात्रा यह राहुल सांकृत्यायन जी की रचना है। और नीड़ का निर्माण फिर, यह तो आप जानते ही हैं किसकी आत्मकथा है? हरिवंश राय बच्चन जी की। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? तो इसमें आपका सुमेलित विकल्प हो जाएगा समय के पांव माखनलाल चतुर्वेदी, जबकि सुधिया उस चंदन के वन की, इसके रचनाकार विष्णुकांत शास्त्री हैं और यह संस्मरण विधा की रचना है। भूले हुए चेहरे, यह भी संस्मरण विधा की रचना है और इसके लेखक हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। और जिनके साथ जिया, यह कृति संस्मरण विधा की ही रचना है और इसके लेखक हैं आपके अमृतलाल नागर जी, जबकि समय के पांव यह रेखा चित्र की विधा है और यह माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। तो डी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि देश विदेश यात्रा वर्णन के लेखक कौन है? तो देश विदेश यात्रा वृतांत लिखने वाले हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। ए विकल्प इसका राइट आंसर है। उन्होंने 2 यात्रा वृतांत लिखे, देश विदेश 1957 ईस्वी का और मेरी यात्राएं 1970 ईस्वी का यात्रा वृतांत है। इसके अलावा पैरों में पंख बांधकर लिखने वाले हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। उनकी अन्य यात्रा वृतांत है उड़ते चलो। और इसके बाद आपका भगवत शरण उपाध्याय ने वह दुनिया में और कलकत्ता से पेकिंग यात्रा वृतांत लिखे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है, इनमें से किस आचार्य ने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है? तो काव्य गुणों की संख्या 10 स्वीकार करने वाले हैं भरत मुनि। डी विकल्प इसका राइट आंसर है, जबकि वामन ने गुणों की संख्या 20 मानी थी। अगला प्रश्न है कि हर गीत का छंद में कुल कितनी मात्राएं होती हैं? तो आप जानते हैं कि हर गीत का छंद में कुल 28 मात्राएं होती हैं। बी विकल्प इसका राइट आंसर है। और इसमें जो है प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं, जिसमें 16 और 12 मात्राओं पर यति होती है और अंत में लघु गुरु का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, बघेली बोली का संबंध हिंदी की बोलियों में किस वर्ग से है? तो बघेली बोली का संबंध पूर्वी हिंदी से है। बी विकल्प इसका राइट आंसर है। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी इन बोलियों का विकास आपके पूर्वी हिंदी से माना जाता है। अगला प्रश्न, श्रृंखला संज्ञा भेद की दृष्टि से है। तो संज्ञा भेद की दृष्टि से श्रृंखला समूहवाचक संज्ञा होगी। ए विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि ऊंट शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। तो ऊंट शब्द का स्त्रीलिंग रूप होगा ऊंटनी। ऑप्शन बी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मुख चंद्र में समास है। तो मुख चंद्र में आपका समास हो जाएगा मुख रूपी चंद्रमा हो जा रहा है, कर्म का धारण हो रहा है। ए विकल्प इसका
राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, गौरव शब्द किस तद्धित प्रत्यय के योग से बना है? तो जवाब हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए ओ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द पताका का पर्यायवाची नहीं है? तो पताका का पर्यायवाची शब्द इसमें कौन सा नहीं है? तो इसमें प्रस्तर जो होता है इसका अर्थ पत्थर होता है और यह पत्थर का तत्सम रूप है, जबकि झंडा, निशान और ध्वज ये पताका के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न, आविर्भाव का विपरीतार्थक शब्द निम्नलिखित विकल्पों में से छांटिए। तो आविर्भाव का विलोम होता है तिरोभाव। सी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, तुम तुम्हारा सामान उठा लो वाक्य अशुद्ध शब्द है। तो इसमें जो है होगा तुम अपना सामान उठा लो, तो तुम्हारा शब्द जो है यह इसमें अशुद्ध है। डी विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, दीर्घ सूत्री का अर्थ है। तो दीर्घ सूत्री का अर्थ हो जाएगा धीमी गति से कार्य करने वाला। डी विकल्प इसका राइट आंसर है। तो साथियों, आज की पाठचर्या में लेते हैं यहीं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए लें आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।